नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। आज यूपी के दौरे पर रहेंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। सबसे पहले ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से जुड़ी हुई। सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे 29वें उत्तरायणी मेले का शुभारंभ। बरेली क्लब मैदान मिनी उत्तराखंड के रूप में नजर आएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज यूपी के दौरे पर रहेंगे। बरेली में 3 दिवसीय 29वें उत्तरायणी मेले का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री धामी देहरादून के जीटीसी से हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होंगे और करीब 11:35 पर बरेली के पुलिस लाइन में लैंड करेंगे। आपको बता दें कि उत्तरायणी मेला उत्तराखंड और उत्तर भारत की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है, जो हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और इस मेले का उद्देश्य उत्तराखंड की संस्कृति, पारंपरिक उत्पादों और कला को प्रमोट करना है। मेले में उत्तराखंड के विभिन्न उत्पादों की बिक्री के लिए स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री धामी उद्घाटन के बाद पुलिस लाइन वापस लौटेंगे और दोपहर 1:05 पर खटीमा उधम सिंह नगर के लिए रवाना हो जाएंगे। हरीश इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे से जुड़ रहे हैं। हरीश, किस तरह से पूरा कार्यक्रम रहने वाला है सीएम धामी का? जी देखिए, मकर संक्रांति आने को है और पूरे उत्तर भारत में उत्तरायणी मेले का जगह जगह पर जो है कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बरेली दौरा है और वहां पर उत्तरायणी मेले का वो शुभारंभ करेंगे। अगले 3 दिनों तक वो मेला चलेगा और वहां पर जो उत्तराखंड मूल के जो लोग हैं, बरेली में काफी संख्या में वहां रहते हैं और तो उनके साथ वो संवाद करेंगे। वहां पर उत्तरायणी मेले में उत्तराखंड के जो स्थानीय उत्पाद हैं उसके भी वहां पर जो है स्टॉल लगाए गए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोगों से मिलेंगे और स्थानीय जो मिलेट्स है उसके बारे में भी जानकारी देंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मिलेट्स के बारे में कई कार्यक्रम आयोजित कर चुके हैं और मन की बात में भी ये बात अपने बयान जारी कर चुके हैं कि जो मिलेट्स है वो हमें लेना चाहिए। उसके जो स्थानीय उत्पाद है उसको लेकर के वो अब उसके जो है फायदे बताएंगे और ये बताएंगे कि कितनी बड़ी मात्रा में जो आयुर्वेदिक से संबंधित बीमारियां होती है वो स्थानीय उत्पाद जो मिलेट्स है उसको लेकर के वो उनके जो है फायदे बताएंगे। साथ ही साथ इसके बाद जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो बरेली के बाद खटीमा में उनका कार्यक्रम है और खटीमा में जो एक संबंधित जो वहां पर मेला है वो उसका भी वो वहां पर तो देखिए हरीश इस वक्त वहां से लगातार जानकारी साझा कर रहे हैं। आपको बताएं कि 29वां उत्तरायणी मेला है जिसका शुभारंभ सीएम धामी की तरफ से किया जाएगा। बरेली क्लब मैदान मिनी उत्तराखंड के रूप में आज यहां पर नजर आएगा। और आपको ये भी बता दें कि 3 दिवसीय ये उत्तरायण मेला है जिसका शुभारंभ यहां पर करने वाले सीएम धामी और यहां देहरादून के जीटीसी से हेलीकॉप्टर द्वारा वो रवाना होंगे। करीब 11:35 पर बरेली के पुलिस लाइन में वो लैंड करेंगे, यानी 11:30 बजे के करीब वो बरेली पहुंच जाएंगे। और सबसे खास बात, उत्तरायणी मेले की अगर बात की जाए, उत्तराखंड और उत्तर भारत की सांस्कृतिक धरोहर का ये प्रतीक है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक्सपर पोस्ट पौड़ी गढ़वाल के नीलकंठ महादेव मंदिर का वीडियो शेयर किया है। इसी जगह पर भगवान शिव ने विषपान किया था। ये लिखा है, ये मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। सीएम धामी ने एक्सपर पोस्ट कर लिखा, जनपद पौड़ी गढ़वाल में स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की श्रद्धा का केंद्र है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने यहीं पर समुद्र मंथन से निकले विष का पान किया था। उत्तराखंड आगमन पर इस दिव्य मंदिर के दर्शन कर देवादिदेव महादेव का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। आज स्वतंत्रता सेनानी देवेंद्र शास्त्री की पुण्यतिथि है। सीएम धामी ने देवेंद्र शास्त्री को श्रद्धांजलि दी। देवेंद्र शास्त्री जी की पुण्यतिथि पर कोटिशा नमन। इनका जीवन संगठन को मजबूत करने के लिए समर्पित रहा, ये भी लिखा है। सीएम धामी ने एक्सपर पोस्ट कर लिखा है, महान स्वतंत्रता सेनानी और बीजेपी और जनसंघ के संस्थापक सदस्य देवेंद्र शास्त्री जी की पुण्यतिथि पर कोटिशा नमन। आपका संपूर्ण जीवन संगठन को मजबूत करने के लिए समर्पित रहा। आपका समर्पण भाव हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं, सीएम धामी की तरफ से किया गया है। आपकी स्क्रीन पर यह पोस्ट है।
आज विदेश मंत्री एस जयशंकर का जन्मदिन है। सीएम धामी ने उन्हें बधाई दी है। एस जयशंकर जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई लिखा है सीएम धामी ने। पोस्ट करते हुए लिखा, माननीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बाबा केदार से आपके सुदीर्घ सुयशपूर्ण और मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। और उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि विदेश मंत्री जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई। उत्तराखंड की लगभग 40,000 आंगनबाड़ी और सहायिकाओं को सेवानिवृत्ति बाद पेंशन देने की तैयारी है। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को जल्द से जल्द इसका प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी जारी किए। मंत्री आर्या ने कहा कि सरकार पहले से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को बढ़ा हुआ मानदेय दे रही है। अब सरकार उन्हें सेवानिवृत्ति बाद सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए पेंशन देने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। इस समय महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में यह अहम कदम साबित होगा। बैठक में अधिकारियों ने इस योजना के संचालन के लिए 3 संभावित प्रारूप भी प्रदर्शित किए। इनमें से किसी का चयन कैबिनेट में किया जाएगा। लोगों ने महिला सशक्तिकरण विभाग में संचालित योजनाओं को लेकर समीक्षा की गई है, जिसमें हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी जनपदों से वर्चुअली जुड़े हुए थे। जिसमें हाल ही में हम लोगों ने जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हूँ, हमारी सहायिकाएं हूँ, लगभग 7,000 पद जो है उसके सापेक्ष जो है कितने आवेदन किए गए हैं, इसकी समीक्षा की गई है। जबकि आवेदन की अभी अंतिम तिथि 31 जनवरी तक है। तो अभी जानकारी दी गई है कि लगभग 20,000 लोगों ने जो है 7,000 पदों के सापेक्ष आवेदन कर चुके हैं, जिससे ये प्रतीत होता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अथवा सहायिका की रूप में सेवा करने के लिए महिलाएं लगातार जो है तत्परता के साथ में जो है उसके लिए इच्छुक हैं, जो कि मैं समझती हूँ कि बहुत स्वागत योग्य प्रतीत होता है। प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा की जयंती आज है। सीएम धामी ने सुंदरलाल बहुगुणा को श्रद्धांजलि दी है। सुंदरलाल बहुगुणा जी की जयंती पर कोटेशा नमन, ये लिखा है उन्होंने। उनके द्वारा किए गए काम हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, प्रसिद्ध पर्यावरणविद, चिपको आंदोलन के प्रणेता और पद्म विभूषण से अलंकृत सुंदरलाल बहुगुणा जी की जयंती पर कोटेशा नमन। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में आपके द्वारा किए गए कार्य हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। ये पोस्ट आप इस वक्त देख पा रहे हैं। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज पल पल बदल रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में सुबह शाम कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में ठिठुरन वाली ठंड लोगों के लिए मुश्किल पैदा कर रही है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा आम जनता के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून जैसे मैदानी क्षेत्रों में सुबह के वक्त कोहरा छाया रहता है, जिससे आवाजाही में काफी दिक्कतें हो रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार बारिश के बाद स्थिति में हल्की राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने 11 और 12 जनवरी को उत्तराखंड के कई हिस्सों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान पर्वतीय जिलों में बर्फबारी भी हो सकती है। खासकर चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों में बर्फबारी के आसार है। वहीं देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर के मैदानी क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है। तो इस तरह से पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से जाहिर किया जा रहा है। मौसम के मिजाज को देखते हुए हरीश इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे से जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हरीश, अभी किस तरह का मौसम का हाल और फिलहाल आने वाले दिनों को लेकर किस तरह की संभावना है? जी देखिए, मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 3 दिनों में 3000 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की आशंका जताई है। तो वहीं मैदानी इलाकों में कोहरे रहने के साथ साथ जो है तापमान गिरने का भी अनुमान जताया है। साथ ही साथ प्रशासन की ओर से जो नगर निगम के इलाके हैं वहां पर किसी प्रकार की किसी को दिक्कत न हो, जो निराश्रित लोग हैं उनको गर्म कपड़े वितरित किए जाए, एक अभियान के तहत प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की गई है। और साथ ही साथ जो पहाड़ी जिले हैं वहां पर बर्फबारी के मद्देनजर जो ग्रामीण हैं उनकी समस्याओं को देखते हुए वहां पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो जरूरतमंद के कामकाज है, उनके हिसाब से वहां पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो वहां पर डॉक्टर्स रहते हैं, नजदीकी डॉक्टर है, उनकी छुट्टी करने के निर्देश है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत लोगों को ना हो। इस लिहाज से भी प्रशासन अलर्ट है। और मौसम विज्ञान केंद्र का यही कहना है कि सुबह के वक्त घर से बाहर न निकले, यदि धूप निकलती है उसके बाद ही बाहर निकले, ताकि किसी प्रकार कोई दिक्कत न हो, क्योंकि सुबह सुबह के समय पर पाला गिरने का खतरा रहता है, पाला रहता है। तो इस वजह से दिक्कतों का सामना लोगों को न करना पड़े, तो इसी वजह से जो है प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जी
तो देखिए, अभी यहाँ पर किसी तरह से लोगों को भी दिक्कत ना हो, इसका भी खासा ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन क्या लग रहा है हरीश, अभी आने वाले दिनों में और ज्यादा दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर लग रहा है कि ठंड अभी और बढ़ेगी। बिल्कुल, मौसम विज्ञान केंद्र ने भी यही आशंका व्यक्त की है कि आने वाले दिनों में जो तापमान है उसमें गिरावट आएगी, क्योंकि पहाड़ी जिलों में बर्फबारी गिरेगी। उसके बाद लोगों की समस्याएं और बढ़ेगी। जो रोजमर्रा का काम है वो प्रभावित होगा। यही नहीं, मैदानी इलाकों में जो विमान सेवा है प्रभावित होगी, ट्रेन सेवा प्रभावित होगी। तमाम ऐसे जो महत्वपूर्ण काम है वो प्रभावित होंगे। जो काम सुबह के नॉर्मल समय पर आदमी 8 बजे करता है वो सामान्य तौर पर आज की तारीख में वो 11 से 12 बजे कर रहा है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ठंड का इतना बड़ा प्रकोप है कि जो 8 बजे का काम करने वाला जो समय था वो अब 11 से 12 हो रहा है। तो कह सकते हैं कि पूरा उत्तराखंड जो है ठंड की चपेट में है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त जिस तरह हालात बने हुए हैं, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और जो रैन बसेरे हैं वहां पर भी तमाम व्यवस्थाएं अभी की जा रही है। अभी के लिए हरीश आपका शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए। लगातार अभी जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जाहिर किया जा रहा है उसको देखते हुए लग रहा है कि आने वाले दिनों में बारिश और बर्फबारी के भी आसार हैं। आगे बढ़ते निकाय चुनावों की सरगर्मियां दिन बर दिन बढ़ती जा रही हैं। कांग्रेस, बसपा, आप, बीजेपी और सभी सियासी दलों के प्रत्याशी, साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में खूब जमकर अपना प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में भगवानपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रचित अग्रवाल ने भगवानपुर के मक्खनपुर क्षेत्र में घर घर जाकर अपने लिए वोट मांगे। उनके साथ उनके दर्जनों समर्थक भी वोट की अपील करते हुए दिखाई दिए। प्रत्याशी रचित अग्रवाल ने कहा कि विकास से उनका चुनावी मुद्दा है, रोजगार, सड़क और शिक्षा के लिए वो बड़े स्तर पर कार्य करेंगे। रचित अग्रवाल ने आगे कहा कि बीजेपी उसूलों वाली पार्टी है, कोई मनमुटाव किसी के बीच नहीं है। मुस्लिम, हिंदू और सर्व समाज का वोट आज उनके साथ है, वो निश्चित ही चुनाव जीत रहे हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर तैयारी जोरों शोरों पर है। हल्द्वानी में बीजेपी के मेयर प्रत्याशी गजराज बिष्ट, लालकुआं विधायक डॉक्टर मोहन बेस्ट और पूर्व मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल ने बुधवार को संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर नगर निगम चुनाव को लेकर अपना विजन सामने रखा। इस दौरान पूर्व मेयर ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए 2200 करोड़ रुपए से हल्द्वानी का विकास हो रहा है। अगर बीजेपी का ही मेयर बना तो ये विकास की गंगा आगे भी ऐसे ही बहाई जाएगी। वहीं मेयर प्रत्याशी गजराज बिष्ट ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, जिस पार्टी ने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी महिलाओं के साथ अत्याचार किए उस समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर कांग्रेस ने अपना पतन का रास्ता तैयार कर लिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पूर्व मेयर द्वारा किए गए विकास कार्य को आगे बढ़ाते हुए शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाएगी। पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के मेयर यहाँ पर रहे हैं और उनके नेतृत्व में बहुत ईमानदारी के साथ इस हल्द्वानी शहर में कई सारे काम किए गए हैं। मैं समझता हूँ कि प्रत्येक क्षेत्र कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें काम ना किए गए हो। पानी का हो, बिजली का हो, सड़क का हो, सीवर का हो, गैस का हो, यानी सभी क्षेत्रों में काम किया गया है। मैं समझता हूँ कि आगामी समय में भी हम सब लोग मिलकर आपके माध्यम से, आपके सुझावों से, आपके प्रस्तावों से इस हल्द्वानी को और सुंदर बनाने के लिए आगे को भी काम करेंगे। देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास के मायने समय समय पर बदलते रहते हैं। वर्तमान में अगर हम गैस पाइपलाइन लेइंग से लेकर एसटीपी निर्माण से लेकर सिटी फॉरेस्ट से लेकर बैणी सेना से लेकर डोर टू डोर कलेक्शन की अगर हम बात करें, पार्कों का निर्माण की बात करें, शौचालयों के निर्माण की बात करें, अन्य विभिन्न योजनाएं, आय सृजन, नगर निगम की आय सृजन के लिए पेट्रोल पंप की स्थापना की बात करें और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी द्वारा 2000 करोड़ रुपए के नियोजन की बात करें, अब आम जन सुविधाओं के लिए विभिन्न प्रकार की आती है, उनके क्रियान्वयन का कार्य वो करेंगे और वो दक्ष हैं और वो करेंगे। उत्तराखंड इस बार 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है। राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक होगा। देहरादून के अलावा हरिद्वार, शिवपुरी, ऋषिकेश, कोटी, कालोनी, टिहरी, नैनीताल, रुद्रपुर, खटीमा, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ जैसी जगहों पर विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताएं होनी है। राष्ट्रीय खेल सचिवालय तैयारी में लगा हुआ है। कोशिश ये है कि हर वर्ग को इस आयोजन से परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जोड़ा जाए। 38वें राष्ट्रीय खेलों की गतिविधियां जिन भी शहरों में प्रस्तावित हैं वहां छात्र छात्राओं को इससे जोड़ने के लिए पहल की जा रही है। युवा दिवस यानी 12 जनवरी से प्रचार के 8 कंटेनर्स को
स्कूल कॉलेजेस के लिए रवाना किया जाएगा। छात्र छात्राएं इस प्रचार कंटेनरों के माध्यम से खेल मुकाबले के लिए अपनी सीट बुक करा पाएंगे। राष्ट्रीय खेल देखने के लिए निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था की गई है।